टैक्स रेट में कुछ कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बड़े योजनाओं की घोषणा नहीं की गई है। ये वोट ऑन अकाउंट है, ये 3 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट है। पर जैसा कि मैंने कहा, बेरोजगारी के बारे में चुप्पी, महंगाई के बारे में चुप्पी और आर्थिक विषमताओं के बारे में चुप्पी। इन 3 विषयों पर वित्त मंत्री चुप है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुप है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री कुछ कहेगी। उनको जो कहना है वो वहां कहा जाता है, ये बोलिए। मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में, उसके नींव के रूप में यह बजट काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। मुद्दा आज का, उस पर बहस के लिए हम जुटे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं देश के बजट पर। देश का बजट विकास पर आधारित पेश किया गया है, इसको लेकर दावे कई किए जा रहे हैं, पर इसमें सच्चाई क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़ रहे हैं जनक वाधवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि आज देश का बजट पेश हुआ है और बजट को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बजट पर दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी राय है और इस बजट को लेकर चर्चा इस बात को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि सामने आम चुनाव हैं। जब आम चुनाव सामने हैं तो क्या ये बजट चुनावी है? क्या इसका चुनावी फायदा लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है, या फिर जो विश्वास बजट पर किया जा रहा है उसकी क्या वजह है? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बीजेपी का और आलोक सोनी जी से समझने की कोशिश करते हैं वो क्यों दावा कर रही है कि ये बजट सबके विकास का है, सबके साथ का है। आलोक जी, बीजेपी के इस तर्क के पीछे क्या वजह है? क्या ऐसा दिखता है जो सबको स्पर्श कर रहा है? सर्वस्पर्शी इस बजट को कहा जा रहा है। मोहन जी, क्या मेरी आवाज आप मिल रही बताइए। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं सुन पाया। खैर, तो आपने बोला मूल सार तो मैंने सुन लिया। देखिए, मोदी जी ने जितने बार भी आज 9 सालों के कार्यकाल में जब भी बजट पेश किया, तो कभी भी बजट को चुनावी मुद्दा बना करके या चुनाव का एक लक्ष्य लेकर के पेश नहीं किया। उन्होंने जो काम किया वो काम किया गरीबों के जीवन में उत्थान लाने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, युवाओं को आगे बढ़ाने का, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का, स्वास्थ्य के स्तर को आगे बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का। तो समग्र विकास की बात करी, सभी के लिए विकास की बात करी और हमेशा इस बात पर जोर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो भारत है अब एक विकासशील देश की जगह एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़े और एक विकसित देश कहलाए। और कभी भी जो बजट उन्होंने दिया है, मैंने आज तक कभी लोक लुभावन बजट कहना चाहिए जिसे ना, कि हमने एकदम ये डीजल पेट्रोल के रेट कम कर दिए और ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसा बजट कभी मोदी जी ने हमेशा, मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के भविष्य को देखते हुए हमेशा जो है बजट को आगे की ओर रखा हुआ है। अभी क्या आवाज आ रही मुझे? आ रही बोलिए। तो जो भी आपको जो बजट आपको दिखाई दे रहा है, आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी आप आज 70 साल हो गए, अभी भी कई ऐसे ग्रामीण परिवेश है, कई ऐसे गांव है जहां पर में आप देखेंगे कि बिजली नहीं पहुंची है। एक बुनियादी सुविधा जो कहा जाता है बिजली की, वो बिजली नहीं पहुंची। उसके लिए उन्होंने सबसे
योजना का आज परिवारों को सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली की सुविधा दी जाएगी, जिसमें उनका साल का कम से कम 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी। अब सोचिए कि एक गरीब परिवार अगर साल का 15 से 18,000 बचाता है, तो वो अपने उसी 15 से 18,000 रुपए के बचत से वो और आगे क्या कर सकता है? वो अपनी शिक्षा को मजबूत कर सकता है, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकता है, अपने परिवार की स्थिति को आगे बढ़ा सकता है और अपनी कहना चाहिए आकांक्षाओं को, अपनी बुनियादी स्तरों को आगे बढ़ा सकता है। तो कोई भी बजट चुनाव से मुद्दा बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं पेश किया है। हमेशा से जो बजट आया है भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार का, वो हमेशा भारत देश के युवाओं, महिलाओं और गरीबों के उत्थान को लेकर, उनके आगे बढ़ाने को लेकर के आया हुआ। चलिए, बीजेपी के दावे में कितनी सच्चाई है, विपक्ष उसे किस ढंग से आंकता है, शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। शिव जी, आपने सुना, ये तो गरीबों के अंतिम व्यक्ति तक के विकास की बात कह रहे हैं। बजट में ऐसा कुछ दिखता है आपको? बिल्कुल मोहन जी, बजट में ना गरीबों को ना मध्यम वर्गों को राहत पहुंचाया गया है। ये टोटल ये जो बजट है पिछले बार की तरह जो है लोक लुभावन बजट है। आम जनता को, मध्यम वर्गों को जो है एक बार फिर से निराशा हुई है इस बजट में। और जो टैक्सेस थे, वो टैक्सेस को भी जो है पिछले बार की जो टैक्स थे, जो राहत दिया जाता था इनकम टैक्स में, वो राहत फिर से नहीं दिया गया है। इतने सारे जो है बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थानों को जो है बेचा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार की बेचे जा रही है। उसके बाद भी जो पैसे आ रहे हैं, उसके बाद भी आज घाटा का बजट पेश किया गया है, जबकि यूपीए सरकार में घाटा जो था उससे 2 गुना 3 गुना घाटा जो है हम बजट पेश कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो अब जब ईमानदारी से सरकार चल रही है, जो इन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारों के नाम से चुप है, महंगाई के नाम पे चुप है, और अभी ये बजट अंतरिम बजट बोले हैं। भाई अंतरिम बजट क्यों, पूर्ण बजट पेश करना चाहिए इनको, अंतरिम बजट पेश क्यों किए हैं? तो ये कुल मिलाकर जो है इतने सारे उपक्रमों को बेचने के बाद, इतने सारे रेल के वो सब बेचने के बाद, एरोप्लेन बेचने के बाद, आज भी घाटा जो है ये इतना डबल दिखाया जा रहा है। इसलिए ये बजट जो है लोक लुभावन है, जनता को निराश करने का है। कोई भी राहत जो है आम जनता को नहीं पहुंचाई गई है। और ये चुनाव को देखते हुए भी जो है इस प्रकार का अंतरिम बजट बोल के जो है जनता को एक बार फिर से जो है भुलावे में रखा गया है मोदी जी की सरकार। चलिए, आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर हम चलेंगे जनक जी के पास। आलोक जी, क्या प्रतिक्रिया? आलोक जी, आवाज की दिक्कत आ रही है। चलिए, ये चुनावी बजट है या रोजगार पे ध्यान नहीं दिया गया, तो शायद उन्होंने देखा नहीं आंकड़ों को विस्तृत रूप से। यदि वो देखे होते कि मुद्रा ऋण ज्यादातर करके महिलाओं को जो दिया गया है, अभी मैं इसके आंकड़े मेरे पास मौजूद है, इन आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद की है। 25 करोड़ जनधन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता दी गई है। जनमन योजना से आदिवासियों के उत्थान की विकास पर जोर दिया गया है। विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसाय से जुड़े हुए कारीगरों, शिल्पकारों को मदद दी गई है। और ऐसी अनेक योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को आवास दिया गया। और वापस से एक नया जो उन्होंने आवास योजना के तहत जो अभी नया लक्ष्य लगा है, 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया गया है अगले 5 वर्षों में। मतलब मोदी जी जो है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गरीब के जीवन में सुधार आए और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार आए। और जो योजनाएं सरकार चला रही है, उन योजनाओं का लाभ जो है समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। एक समय ऐसा था जब आऊंगा, चलिए, और इस पे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आपने जवाब दे दिया। कांग्रेस जो सवाल पूछ रही थी उस पर और पढ़ते खोलेंगे, लेकिन अब चलते हैं जनक वाधवानी जी के पास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, और वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे व्यापारियों के नजरिए से कैसा ये बजट है। जनक जी, हम देख रहे हैं कि टैक्स को लेकर कई बातें हो रही हैं, सस्ता महंगा करने को लेकर बात है, लेकिन ओवरऑल
अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की बात बीजेपी कह रही है, क्या ये सही है? बजट से क्या आप लोगों को फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा? किस ढंग से देखती है व्यापार जगत इस बजट को? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये अंतरिम बजट है और ये जो बजट है ये डिमांड क्रिएटिंग बजट है। इसमें आप देखेंगे इंफ्रा में 11.1% की वृद्धि की है। हाउसिंग के लिए 2 करोड़ और लोगों को घर देने की बात की गई है। देखिए, वैसे भी लॉजिस्टिक में इंडिया, हमारा देश जो है वो अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा महंगा है लॉजिस्टिक में। अगर ये डेवलपमेंट होता है, लॉजिस्टिक सस्ती होती है, तो इसका हमारे को बेनिफिट मिलेगा। और जो भी डिमांड क्रिएट की गई है, जो भी ये हाउसिंग जैसे जा रहा है, तो ये आखिर नीचे जाके डेवलपमेंट होगा, ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों को फायदा होगा। जी जी जी। और ये आपने देखेंगे अभी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा दिया है। जगह जो वुमेन्स के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 to 14 ईयर्स तक की जो भी बच्चे हैं या लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए फ्री जो वैक्सीनेशन की गई, ये भी बहुत अच्छी बात की गई है। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है। ओवरऑल अर्थव्यवस्था को कितना ये जो इंजन है अर्थव्यवस्था का, उसमें ये पेट्रोल का काम करेगा? किस ढंग की बजट के जरिए ईंधन दिया गया अर्थव्यवस्था को? देखिए, जब 11.1 का बजट दिया, एक्स्ट्रा दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेड और इंडस्ट्री पे ही तो आएगा। लोगों के पास पैसा जाएगा तो कहाँ आएगा? मार्केट में ही आएगा। अभी जब बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को घर दिए जाएंगे, तो जो उनके घर दिए जाएंगे उसका काम कौन करेगा? मजदूर करेंगे। सीमेंट जो लगेगा, रेती लगेगी, गिट्टी लगेगी, कहाँ से आएगी? ट्रेडर से आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बजट जो है डिमांड क्रिएटिंग है, संतुलित बजट है। ठीक है। अर्थव्यवस्था का पहिया घूम के आएगा तो फायदा अंतिम व्यक्ति को होगा। अभी डायरेक्ट ऐसा फायदा दिख नहीं रहा है शिव जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ओवरऑल ऐसी कोशिश है जिससे सबको फायदा हो। चुनावी लाभ लेने के लिए भी कोशिश नहीं की है उन्होंने। चाहते तो डायरेक्ट पैसे देने की घोषणा कुछ कर देते, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं बजट में। क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी लाभ लेने के लिए पिछले बजट को ही जो जनता को राहत नहीं पहुंचाए थे, उसी प्रकार इस बार हुआ है। और अभी मैं मोहन जी ये कहना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना को हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गरीबी को 25 करोड़ समथिंग को ऊपर उठाए हैं। 2011 की जो जनगणना है उसके अभी वो 10 साल बाद जो जनगणना होता है, फिर से जनगणना होना चाहिए था। जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग चले गए हैं? अभी वो कोरोना काल में कितने लोग गरीबी की रेखा में चले गए, कितने उद्योग जो है, छोटे छोटे उद्योगों को जो है मार पड़ी है और वो हो गए। तो वो आंकड़े अभी जब आएंगे तब हाहाकार मच जाएगा हिंदुस्तान में कि भाई कितने लोग गरीब हो गए हैं, कितने लोग जो है छोटे छोटे धंधे वाले जो है बेचारे जो है कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है वो प्रस्तुत कर ही नहीं रहे, ये उससे बच रहे हैं। और अगर आंकड़ा भी आएगा तो कई गुना लोग गरीबी रेखा के नीचे में रहेंगे। इसलिए मोहन जी, मेरा कहना है कि आज पेट्रोल डीजल में जो डकैती डाल रहे हैं आम जनता के जेब में, उसको उस पैसे को कहाँ कर रहे हैं? ये बोलते भाई ईमानदार सरकार है हमारी, ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचार नहीं है। तो भाई ईमानदार सरकार है तो जो पैसा बचत हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रहा है इतना, बेरोजगारी इतना क्यों बढ़ रही है? हेल्थ के सिस्टम में भी हमारे साथी बोल रहे थे, लेकिन हेल्थ में भी अभी तक ऐसा कोई बड़ा वो अचीवमेंट नहीं हुआ है मोदी जी के द्वारा जो बताया जा सके। योजना लाई है उन्होंने, आयुष्मान योजना भाई आज जो है मनरेगा में देख लीजिए आप, उसमें बजट नहीं दिए हैं। और भी जो गरीब लोगों की जो योजनाएं हैं, ऐसी मनरेगा जो हिंदुस्तान का गरीबों का पेट भरता है, उसमें इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है। पेट्रोल डीजल में जो आम जनता की जो डकैती डाल रहे हैं, उस पैसे को क्या कर रहे हैं? केवल जो है पार्टी फंड में देने के लिए, और पार्टी अभी आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है, सोनी जी आप पहले बात हो जाने दे, ठाकुर जी अपनी बात रख दे पहले। कहने का मतलब पेट्रोल डीजल के इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके जो पैसे आ रहे हैं उसमें जो आम जनता के जो जेब में जो डकैती डाली है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, वो पैसा कहाँ गया? इतना आज 54 लाख करोड़ से 105 लाख करोड़ जो है आप कर्जा ले डाले हैं। ऐसा क्यों है? ये केंद्र की मोदी जी की सरकार जो है एक आंकड़ा पेश करे गरीबी रेखा का 2011 के बाद, ये वाला जो अभी 10 साल बाद जो होता है उसको तत्काल करके तब समझ में आएगा, सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी पानी आ जाएगा। ये बच रहे हैं। चलिए आलोक जी, कुल मिलाकर महंगाई और गरीबी, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी रोक नहीं पा रहे हैं, इन दोनों बातों पर सवाल किए जा रहे हैं। कहाँ है वो चीजें जो कि ये दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकें? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, बोलिए। देखिए,
प्रधानमंत्री ने लगातार अभी आदरणीय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा कौन करती है, तो भारत सरकार ने इस कोरोना काल में 2 साल में टीकाकरण का अभियान चलाया, तो फिर आज भारत को गुरु के रूप में किया। हमने अपने 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेट किया, जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट थी उन लोगों को वैक्सीनेट किया। चलिए, आवाज की दिक्कत कुछ है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। आपके पास फिर से जुड़ेंगे, जब तक जनक वाधवानी जी से टिप्पणी ले लेते हैं। वाधवानी जी, कई चीजें बजट में आ सकती थी, लेकिन एक सधे हुए कदम के साथ ये बजट आगे बढ़ा है। कोई ज्यादा हाई फाई या किसी को एकदम ही ज्यादा फायदा पहुंचा दे ऐसा नहीं दिखता। लगता है ये राष्ट्र निर्माण में ज्यादा ध्यान देते हुए किसी को चुनावी लाभ दें, ऐसी बातें नहीं रखी गई है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो है कि अंतरिम बजट है। आपने सुना होगा तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम जुलाई में फिर से आएंगे और फिर से बजट प्रस्तुत करेंगे। तो चुनाव में सरकार बनती है नहीं बनती है, ये अति आत्मविश्वास में आ गए लग रहा है। देखिए, वो तो अब वो ही बता सकते हैं, लेकिन जो देश का माहौल है इस समय, वो आप भी समझ रहे हैं कि शोर है। तो इसीलिए बजट में उन्होंने सब चीजें रोक दी। अब नहीं, सब चीजें नहीं रोकी है। देखिए, व्यापारियों के लिए मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। व्यापारियों सभी के लिए है, जो 2 करोड़ तक की ऑडिट थी उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है, और जो सर्विस में थे प्रोफेशनल लोगों की 50 लाख की ऑडिट को बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। एक और अच्छा काम हुआ है फाइनेंस में, जो फाइनेंशियल ईयर 2009 और 2010 की जो टैक्स डिमांड आ रही थी उसको 25,000 तक की टैक्स डिमांड को उन्होंने जीरो कर दिया है। 2015 तक की जो टैक्स डिमांड आ रही थी 10,000 तक की, उसको भी जीरो कर दिया है। तो इन्होंने काम हुआ है, बाकी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हुआ है काम। जो बजट दिया है संतुलित है, ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा खराब नहीं, लेकिन संतुलित बजट है। संतुलित बजट दिया है। आलोक सोनी जी, चुनावी साल है, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? 2 महीने बाद चुनाव है, कोई फायदा ही नहीं दिया आपने जनता को, ना टैक्स का स्लैब बढ़ाया, ना किसी चीज में टैक्स में कमी की, जैसा था वैसा दे दिया है। अंतरिम बजट जरूर है, पर कुछ तो देना था लोगों को फायदा। चुनाव में नुकसान हो सकता है इसका आप लोगों को? देखिए, चुनाव में नफा नुकसान के साथ में तो मोदी जी ने कभी सोचा नहीं। जब भी मोदी जी ने निर्णय लिए हैं तो वो आम जनता के हित को देखते हुए निर्णय लिए हैं। चाहे किसी भी योजनाओं की बात करें, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मुद्रा ऋण योजना की बात करें, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने की कौशल विकास योजना की बात करें, तो उन्होंने कभी भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कभी योजनाओं को नहीं देखा। चाहे नोटबंदी की बात की जाए या ऐसे किसी भी निर्णय के बारे में यदि आप देखते हैं तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल हट करके मोदी जी निर्णय लेते आए हैं, और वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता, किसान, महिलाएं एवं भारत देश के निवास करने वाले नागरिकों के हित को देखते हुए ध्यान दिए जाते हैं। ये चुनाव जो है आते रहेंगे, सरकारें जाते रहेंगी, आते रहेंगी, लेकिन जो देश है वो सर्वप्रथम होता है, देश का नागरिक सर्वप्रथम होता है। तो देश के हित को ध्यान में रख के लेने वाले निर्णय वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बजट भी वैसे ही मील का पत्थर साबित होगा। चलिए शिव जी, आपने सुना, ये तो इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाकर बजट में कुछ खास शामिल नहीं करने को भी अपने फायदे में बता दिया कि भाई देखो मोदी जी देश का सोचते हैं, इसलिए चुनावी वादे पे उन्होंने जोर नहीं दिया, उन्होंने देश के लिए किया है। आपका क्या मानना है? देखिए मोहन जी, ये देश राष्ट्रवाद और देश और राष्ट्रवाद करके जो है ना, ये बोल विपक्ष को जो है एक ही आजकल ये हो गया है, देश बोल दो, चुप हो जाते हैं लोग। देश बोल दो, राष्ट्र के लिए बोल दो, देश के लिए। अरे देश के लिए तो हमारे पुराने नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन का उपवास रखने बोले थे, लोग एक दिन का उपवास रखे थे और वो उपवास चालू। अरे देश बोल रहे, अरे अपना तो कोई चीज में कमी कर नहीं रहे हो। 8,000 करोड़ की जो है फ्लाइट में घूम रहे हो आप, बोलना नहीं चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आप देश के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि जो आपको जो है मिसाल दी जाए। देश के लिए जिन्होंने किया है आज उनके नाम है। आज तो अपने खर्चे में कटौती नहीं कर, एक पेन की भी कीमत क्या है उसको देख लीजिए। देश बोल के जो है ना, ये आज की डेट में जनता को अब चुप करा देते हैं, क्योंकि जनता देश पर पेट नहीं देखती, देश देख रही है। पहले जनता के गरीब का पेट देखो, भूखा सो रहा है, कई हजारों करोड़ों लोग जो है बिना भूख से मर रहे हैं, करोड़ों लोग इस देश में भूख से मर रहे हैं। उसको देश बोल के क्या है, अभी जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला के देश के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से जनता को जो है डरा दे रही है। देश के नाम से आदमी कोई बोलता नहीं है, ये बस देश। अरे आपने जो है पेट्रोल डीजल
जो है रसोई गैस, ये सब गरीबों के लिए जो इतना पेट्रोल डीजल रसोई गैस की जो कीमत इतना बढ़ा दिए गए हैं, इसमें तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार जब कुछ जनता को, गरीब जनता को राहत देने लगती है, तब आप ज्यादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं कि ना इन्होंने रेवड़ी बांटी, ना कोई ऐसी योजना शुरू की है जिससे कि सीधा फायदा हो। चुनाव सामने है और ये इन्होंने नहीं किया, ये तो अच्छी बात है। चुनाव में फायदा लेने की इस बजट के जरिए कोशिश नहीं हुई है। बजट के जरिए अभी देखे ना, अभी सिलेंडर और ये कम करेंगे बोल दिए ना, अभी आने वाले चुनाव में जनता पूछेगी ना पूरे तो बजट में तो प्रावधान नहीं है, बजट में नहीं है, तो यही तो अब जो है जनता इसको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में, जो है जो जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोल के सरकार में बैठे हैं ना, अब जनता इनको बताएगी कि जिस तरीके से आप गैस सिलेंडर का ये कहाँ है, ये सारी चीजें जो वादे आपने किए और बजट में उसे समाहित नहीं किया, उसके बावजूद आप लोग को लगता है आप लोग जीत जाएंगे? ओवर कॉन्फिडेंस में है क्या आप लोग? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता जनार्दन के लिए हमेशा उनके उत्थान के लिए काम किया है, इसीलिए जनता जनार्दन ने वापस से दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और पूरी देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना लीडर मानती है, अपना नेता मानती है और अपना चौकीदार मानती है। क्या मानती है? चौकीदार। और वही चौकीदार आज उन भ्रष्ट लोगों को जेल पहुंचा रहे हैं। किन लोगों को? जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को आज ये लग रहा है कि कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर किया जाए, और हम भ्रष्टाचारी सरकार जो जैसा चला रहे थे 70 सालों से जैसा चल रहा था वैसा चलाए वापस से। तो ये तो परेशानी होगी, उन लोगों को परेशानी होगी जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप लोग ये सब सवाल, जैसे शिव जी पूछ रहे हैं कि भाई महंगाई है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उसको छोड़ के आप लोग ये सब भ्रष्टाचार की कार्रवाई की बात ले आते हैं। सरकार आएगी, किसी भी सरकार के पास में जो बजट होता है, जो आय के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। और हर सरकार, अभी आप देखिए क्या प्रधानमंत्री जी ने ये जब पहली बार चुनाव जीत के आए थे उन्होंने वादा नहीं किया था कि हम इतने करोड़ लोगों को आवास देंगे? कौन आवास रोक के रखा हुआ था छत्तीसगढ़ में? प्रधानमंत्री आवास को छत्तीसगढ़ में किसने रोक के रखा हुआ था? तो आप इस बात से समझिए कांग्रेस की सरकार ने 5 लाख गरीबों को आवास नहीं मुहैया कराया। तो कहीं ना कहीं गरीबों का कांग्रेस लगाती है, ये कहना है। मोहन जी, आवास के लिए जो है भूपेश बघेल जी ने जो पहला किस्त जारी किया है आवास में आखिरी, उसके बाद इनकी सरकार ने 1 पैसा अभी तक जारी नहीं किया। आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा चीज, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों का जो है वॉशिंग मशीन हो गया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो क्लीन से हो जाते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अपने क्या इनके जो राज्यों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? ये केवल आतंक ईडी हेमंत बिस्वा जब चला गया भारतीय जनता पार्टी में तो वो पाक साफ हो गया। नारायण राणे जी चले गए भारतीय जनता पार्टी में, अजीत पवार जी चले गए। आज ये विषय नहीं है, हम भ्रष्टाचार पे नहीं बात कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। चलिए जनक, आऊंगा सोनी जी, आऊंगा। पहले अपन जनक जी की टिप्पणी लेते हैं। जनक जी, व्यापार को अगर मदद नहीं मिलती है तो उसका असर विकास पर पड़ता है, तो व्यापार के लिए इस बजट में क्या वो सारी चीजें हैं जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि हम डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था की है कि वो सारा पैसा जो है आम व्यक्ति तक जाएगा? ऐसा है क्या कुछ? देखिए, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो है, डायरेक्ट बेनिफिट तो व्यापारी को वैसे भी कभी नहीं मिलता है। व्यापारी तो हमेशा मतलब अब खुद से कमा के खुद को वाली बात है, खुद को पोसना है, और शायद कहीं ना कहीं देश को भी व्यापारी का योगदान बहुत होता है। लेकिन जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो 11.1 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें रोड का डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट बढ़ाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रेड को, इंडस्ट्री को इसमें से हेल्प मिलेगी। अगर 2 करोड़ आवास की बात करते हैं, जो अगर वहां पे भी 2 करोड़ आवास होंगे, बनेंगे, तो कहाँ से आएंगे? ट्रेड और इंडस्ट्री को उसमें बेनिफिट मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट कभी नहीं मिलते हैं। चलिए, तो ये चर्चा तो अनंत है, लगातार इस पे और विश्लेषण आते रहेंगे। आज ही बजट आया है, काफी लंबा चौड़ा बजट है, लेकिन इसका विश्लेषण
होता रहेगा। समय कम है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से हमने चर्चा करके जानने की कोशिश की कि क्या कांग्रेस और भाजपा का कहना है और आम आदमी को या व्यापार के सेक्टर में किस तरीके का बजट का इफेक्ट पड़ने वाला है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जनक वाधवानी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और आलोक सोनी जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का इस बजट की चर्चा पर जो है धन्यवाद करते हुए आज ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।